हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता के पूर्व जो विभिन्न शिक्षा आयोग तथा समितियां बनी थी उसके बारे में, जो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन केवीएस इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और पहले इंटरव्यू जिन लोगों ने दिया है उनसे क्वेश्चन बने भी हैं, आयोग से क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो नेट जेआरएफ से लेकर के टेट सीटेट, इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता के पूर्व जो शिक्षा आयोग या समितियां बनी उसके बारे में अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने भी कमीशन एंड पॉलिसीज बनी थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर ईयर याद नहीं होगा तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे ईयर से ही बनता है कि ये समिति किस सन में आई और एक दो पॉइंट जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला कौन सा है, ये आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पूर्व जो कमीशन एंड पॉलिसीज बनी हुई थी। तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था, इसमें था कि भारत में जो है ईसाई मिशनरियां जो है 1 लाख रुपए का अनुदान दी थी। वो किस लिए दी थी, भारत में जो है साहित्य को बढ़ावा देने के लिए। अब वो साहित्य का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके पुनरुत्थान करने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान मिला हुआ था और इसको लेकर के फिर विवाद हो गया था। और विवाद किसमें हुआ था, दो ग्रुप बने हुए थे, एक प्राच्यवादी ग्रुप था और एक थी पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दो ग्रुपों में बटा हुआ था। प्राच्यवादी कहते थे कि ये जो 1 लाख रुपए की अनुदान राशि है इसको भारतीय साहित्य पर खर्च किया जाए, भारतीय साहित्य जो भारत, हिंदी, उर्दू, इन सारे साहित्यों पर खर्च किया जाए, इनका प्रचार प्रसार किया जाए, इनका पुनरुत्थान किया जाए। जबकि पाश्चात्यवादी जो थे वो कहते थे कि अंग्रेजी साहित्य का पुनरुत्थान, मतलब अंग्रेजी साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाए। इसलिए ये दो ग्रुपों में बटा हुआ था, 1 लाख रुपए किस साहित्य पर खर्च किया जाए। प्राच्यवादी समर्थक कौन थे, प्राच्यवादी में जैसे थे लॉर्ड वो मिंटो थे, वारेन हेस्टिंग्स था, और पाश्चात्यवादी में कौन थे, मैकाले था। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करता था, जबकि मिंटो, हेस्टिंग्स, ये सारे लोग प्राच्यवादी थे और ये लोग भारतीय शिक्षा के पुनरुत्थान की बात करते थे। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। हर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आता था। 1813 के फिर 20 साल बाद आया, 1833 में आता है। तब तक ये प्रॉब्लम सुलझी हुई नहीं थी और उस समय गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। फिर उसके सामने विवरण मैकाले रखता है। फिर लेकिन जो है 1835 में पाश्चात्यवाद को ही समर्थन मिलता है जब मैकाले आता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 1835 का मैकाले मिनट क्या था, सॉरी 1835 है। पूछ लेगा कि मैकाले मिनट कब आया था, मैकाले का विवरण पत्र किस सन में आया था, तो किस सन में आया था, 1835 में आया था। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैकाले के विवरण पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, जो क्या बोला मैकाले ने, और इसको क्या और बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसे अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम 1835 भी कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। और अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा अगर बोलता है तो उसे 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था उसको बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम जो है 1835 मैकाले मिनट को बोलते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या है, इसका अगला पॉइंट है कि ये पाश्चात्य विज्ञानों व साहित्य में शिक्षा देना चाहता था। जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करना चाहता था, अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता था, भारत में अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाना चाहता था। और इसका एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। इसने जो मैकाले ने भारतीय साहित्य के बारे में, भारतीय शिक्षा दीक्षा के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला हुआ था। और ये पूछ लेता है एग्जाम में कि अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, इसके बहुत सारे नाम हैं। जो है एक है छन्नीकरण का सिद्धांत, किसने दिया, कब दिया और क्या था, ये इस तरह से क्वेश्चन आते। तो अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत क्या था, ये था कि उच्च व मध्यम वर्ग को ऐसे तैयार करो कि रंग व खून में वो भारतीय हो, कि भारतीयों को ऐसी शिक्षा दो कि वो रंग व खून में तो भारतीय हो लेकिन विचारों से वो अंग्रेज हो, उनको अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना, या भारत के कुछ उच्च लोगों को ही शिक्षित करो और उनसे छन छन करके शिक्षा जो है जनसाधारण तक पहुंचती रहेगी। ये था इसका छन्नीकरण का सिद्धांत या अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत था। इसने बोला कि जो है यूरोप की एक पुस्तक के बराबर भारत की एक अलमारी पूरी भरी हुई जितनी बुक होती है उतनी यूरोप की एक बुक के बराबर होती है। इस तरह से इसने बोला हुआ था भारतीय साहित्य के बारे में। तो इस पूछ ले कि अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत या छन्नीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो मैकाले ने दिया था। और मैकाले का विवरण पत्र किस सन में आया था, तो 1835 में आया हुआ था। ठीक, अगला कौन सा है, अगला है
1854 का वुड डिस्पैच। अब वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। इसकी प्रमुख बातें क्या है, इसकी प्रमुख पॉइंट क्या है, ये देखते हैं। इसे क्या कहते हैं? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा, इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ और बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ, एक एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? 1854 के वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और वुड डिस्पैच जब आता है तो ये निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त करता है, जो मैकाले ने चलाया था। निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त किया और प्राइमरी शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा या फिर मदर टंग, मातृभाषा में हो, तथा माध्यमिक शिक्षा जो है वो, माध्यमिक शिक्षा का माध्यम क्या होगा? एंग्लो वर्नाकुलर, मतलब अर्ध अंग्रेजी होगा, और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी। ये किसने बोला? 1854 का वुड डिस्पैच जो आया था उसमें बोला गया। लेकिन मैकाले क्या था? वो मैकाले पूरी ही तरह से अंग्रेजी शिक्षा की बात करता था। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर मदर टंग की बात की गई और माध्यमिक स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर की और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा की बात की गई। किसमें? वुड डिस्पैच में। और व्यावसायिक शिक्षा व शिक्षकों के प्रावधान की भी शिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रावधान की बात कही गई। और क्या था? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बंगाल, मद्रास व मुंबई, जो 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय पे, वहां पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक विश्वविद्यालय खोले गए। कहां कहां पर? बंगाल, मद्रास व मुंबई में। ये था वुड डिस्पैच, 1854 का वुड डिस्पैच, और इसके ये कुछ प्रमुख पॉइंट है। और अगला कौन सा है? अगला है हंटर आयोग। हंटर आयोग कब आया? हंटर आयोग आया था, आप लोग ईयर याद रखिएगा, ईयर से क्वेश्चन बनते हैं कि हंटर आयोग कब आया और क्या था वो। इस तरह से सारे आयोग के बारे में। हंटर आयोग कब आया? 1882-83 में। कब आया था? 1882-83। अब हंटर आयोग या हंटर शिक्षा आयोग क्या था? इसका गठन कब हुआ? इसका गठन लॉर्ड रिपन, कौन था उस समय? रिपन था वाइस गवर्नर। और क्या, कब इसका गठन हुआ? 3 जनवरी 1882 को। डे ना याद रहे तो ठीक है, लेकिन ईयर जो है 1882 था। कब? 3 जनवरी 1882 को इसका गठन होता है हंटर आयोग का। और इसे क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? तो हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यह एक 20 सदस्यीय आयोग था और इसमें जो है 7 भारतीय थे। कितने? 7 भारतीय थे। इसे हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या जानते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग। ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम विल्सन हंटर थे। कौन थे? विलियम विल्सन हंटर थे। और आयोग के सचिव कौन थे? BL राइस थे। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है भारतीय शिक्षा आयोग। किसे कहा जाता है? किस आयोग को कहा जाता है? तो हंटर आयोग को कहा जाता है। और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे? इसमें थे राज्य प्राइमरी शिक्षा के विकास की कोशिश करे। कौन? राज्य जो है वो प्राइमरी शिक्षा के विकास की कोशिश करे। साथ ही साथ माध्यम कैसा हो, मीडियम किस लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए, तो प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज कैसी हो? मातृभाषा हो, क्षेत्रीय भाषा हो या मातृभाषा बोल लीजिए। और प्राइमरी शिक्षा का नियंत्रण जिला व नगर पालिका बोर्ड का भी होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा साहित्यिक व व्यावसायिक होगी। कैसी होगी? साहित्यिक व व्यावसायिक होगी। स्त्री शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की बात की गई। इसमें पूछता है कि स्त्री शिक्षा का प्रयास कब किया गया, तो कब, किस आयोग में किया गया? तो भारतीय शिक्षा आयोग या फिर हंटर आयोग में किया गया। और उसी समय पर पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो पूछ लेता है कि पंजाब विश्वविद्यालय और या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस आयोग के दौरान हुई? तो 1882। कौन सा आयोग था? हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1882 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 1887 में। ये हो गया हंटर आयोग। अगला कौन सा आयोग है? अगला है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब आया? 1904 में। कब आया था? 1904 में आया। और किसके अनुशंसा पर या किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? टॉमस रैले आयोग। कौन? टॉमस रैले आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था। किस लिए? विश्वविद्यालयों में शिक्षा व शोध पर अधिक बल दिया जाए और साथ ही साथ विश्वविद्यालय की जो शिक्षा संबंधी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। किस सन में? 1904 में। फिर 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद आता है। क्या? 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद आता है। और ये क्या था? यह भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित संगठन था। क्या था? भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित संगठन था।
विज्ञान व प्रौद्योगिकी के साथ साथ भारतीय परंपरा व संस्कृति को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का। पूछ लेता है कि भारतीयों द्वारा स्थापित संगठन कौन था, तो कौन सा था? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 था। उसके बाद फिर सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, या इसे और किस नाम से बोलते हैं, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, ये कब आया था? 1917 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कई बार पूछा गया कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब आया, या इसे अन्य नाम इसका क्या है, तो कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? 1917 में। इसका गठन क्यों किया गया था? इसका गठन कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था। कोलकाता विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए किसका गठन किया गया था? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का। और डॉक्टर एम सैडलर ने क्या बोला था? 1904 का जो विश्वविद्यालय आयोग था उसके बारे में क्या बोला था कि उसकी बहुत आलोचना की थी, और क्या बोला था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार होना आवश्यक है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 में जिस आयोग का गठन किया गया था वो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। तो इन्होंने वही बोला कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करने से पहले आपको माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना आवश्यक होगा, तब जाके विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार होगा। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और थे, स्कूली पाठ्यक्रम कितने वर्ष का हो? स्कूली पाठ्यक्रम 12 वर्ष का हो। स्कूली पाठ्यक्रम कितने वर्ष का हो? 12 वर्ष का। और डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्ष का। पूछ ले कि स्कूली पाठ्यक्रम 12 वर्ष की बात किस आयोग में की गई थी, तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में, याद रखिएगा। 12 वर्ष स्कूली पाठ्यक्रम, डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्ष का। साथ ही साथ महिला शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रायोगिक विज्ञान व अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षा, इन सब की बात भी सैडलर आयोग में की गई थी। अगला आयोग है हर्टांग समिति। क्या है हर्टांग समिति? ये किस सन में आया था? 1929 में। किस सन में? 1929 में आया था। इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे? विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर में सुधार करना। फिर क्या था? प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया जाए। हर्टांग समिति में कहा गया था विश्वविद्यालय के प्रवेश को नियंत्रित किया जाए। मतलब हर कोई जो है विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए जिसको आगे पढ़ाई करनी है वही जो है विश्वविद्यालय या फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करे। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की पुनः स्थापना का सुझाव दिया था हर्टांग समिति ने। ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हर्टांग समिति के। इसके बाद कौन सा आयोग? जाकिर हुसैन समिति। कौन सी? जाकिर हुसैन समिति। और इसके अन्य नाम कौन कौन से? इसके अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन समिति किस सन में आई थी? 1937-38 में। किस सन में? 1937-38 में। इसे अन्य नाम इसके क्या क्या है? वर्धा शिक्षा योजना बोलते हैं। कौन सी? वर्धा शिक्षा योजना भी पूछ लेते थे। किस सन में? 1937-38 में। बेसिक शिक्षा, नई तालीम, बुनियादी तालीम, इन सारे नामों से जाकिर हुसैन समिति को जाना जाता है। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसकी प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी? जाकिर हुसैन समिति की सिफारिशें थी 7 से 14 वर्ष। कितने? 7 से 14 वर्ष। ये ईयर आप लोग याद रखिएगा। 7 से 14, 6 से नहीं, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, तथा शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा हो। ये जाकिर हुसैन समिति 1937-38 में ही इसकी बात की गई थी कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात। शिक्षा कैसी होगी? शिक्षा हस्तलिखित व उत्पादक कार्य पर केंद्रित होगी। कैसी होगी? हस्तलिखित होगी। शिक्षा का प्रभाव बच्चों के वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, और पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धार्मिक शिक्षा को शामिल नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या नहीं शामिल करना? अंग्रेजी व धार्मिक शिक्षा को शामिल नहीं करना। और शिक्षकों के पारिश्रमिक वेतन का भी ध्यान रखना, पारिश्रमिक वेतन का भी ध्यान रखना है। ये सारी बातें किसकी हैं? वर्धा शिक्षा योजना की या जाकिर हुसैन समिति की। कब आई थी? 1937-38 में। अब ये लास्ट है जो स्वतंत्रता पूर्व आयोग था, ये इसमें लास्ट है सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट क्या है? कब आई सार्जेंट रिपोर्ट? 1944 में आई थी सार्जेंट रिपोर्ट। ये क्या थी? 1944 में शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे क्या कहते हैं? जिसे सार्जेंट शिक्षा योजना कहते हैं। तो सार्जेंट शिक्षा योजना या सार्जेंट रिपोर्ट किसे कहा गया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो था उसमें राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार करने की गई, जिसे सार्जेंट शिक्षा योजना कहते हैं। और सार्जेंट कौन थे? सार्जेंट भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार थे। सार्जेंट कौन थे? भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार थे। 1944 में आई थी। इसके प्रमुख पॉइंट क्या थे? सिफारिशें क्या थी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन, कितने? 3 से 6 वर्ष को प्री प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा दी जाए। फिर 11 से 17
उम्र के जो बच्चे हैं, कुछ चयनित बच्चों को ही जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए हाई स्कूल शिक्षा व उच्च माध्यमिक, उसके बाद जो है 3 वर्ष का विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम हो। ये किसकी बात हो रही है? सार्जेंट आयोग में ये सारी बातें कही गई थी। और इसके इम्पोर्टेंट क्या, इंटरमीडिएट स्टडी को समाप्त कर दिया गया था सार्जेंट आयोग में। जिसको पढ़ाई करनी है आगे, वो हाई स्कूल, उसके बाद फिर उच्च माध्यमिक के बाद 3 वर्ष का विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम होगा। फिर 20 वर्षों में वयस्क निरक्षरता को समाप्त करना इसका लक्ष्य था। शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांगों के लिए भी शिक्षा की बात कही गई। शिक्षकों का प्रशिक्षण के लिए बात कही गई। जरूरतमंदों को छात्रवृत्ति, शैक्षणिक विद्यालय व तकनीकी विद्यालय, इन सारे चीजों की बात, इन सारे पॉइंट की बात किसमें की गई थी? सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में। अब ये देखिए जो है, ये चार्ट जो है, जो स्वतंत्रता के पूर्व ईयर वाइज जितने भी एक्ट, पॉलिसीज जो भी आए थे, उन सारे एक जगह है, आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं। इसमें से कुछ जो प्रमुख इंपॉर्टेंट है उसको हमने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया। तो सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहला था चार्टर एक्ट। क्या था चार्टर एक्ट? कब आया? 1813 में आया। 1813 में चार्टर एक्ट, ये देखिए एरो बना हुआ है इस तरह से पूरे चार्टर एक्ट। फिर एलिफिस्टोन रिपोर्ट किस कब आई? 1823 में। उसके बाद फिर जनरल कमीशन 1823 में ही आया था। जनरल कमीशन 1823 के बाद मैकाले मिनट 1835 में आया था। मैकाले मिनट के बाद 1854 वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच 1882-83 के बाद क्या आया था? हंटर कमीशन, सॉरी, वुड डिस्पैच 1854 के बाद 1882 में हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के बाद आया था यूनिवर्सिटी कमीशन या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904। 1904 के बाद फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905 में आया था। उसके बाद फिर रेजुलेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1913 में। उसके बाद फिर सैडलर कमीशन 1917। उसके बाद फिर हर्टॉग कमेटी कब आई? 1929 में। हर्टॉग कमेटी के बाद जो है शप्रू कमेटी कब आई थी? 1934 में। कब आई थी? 1934 में। 1934 सप्रू कमेटी के बाद अबाउट वुड रिपोर्ट, ये थी वुड डिस्पैच, और ये क्या है? अबाउट वुड रिपोर्ट। ये कब आया? 1937 में। उसके बाद फिर वर्धा समिति 1937। वर्धा समिति के बाद सार्जेंट रिपोर्ट 1944। ये हो गए एक जगह, आप लोग रिवीजन करने के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप लोग एक जगह रिवीजन कर सकते हैं। जितने भी आयोग, समितियां या पॉलिसीज बनी हुई थी सब हैं, और इसमें से जो प्रमुख एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं उसका हमने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया। तो ये हो गए स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न शिक्षा आयोग जो पूछे जाते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता के बाद जितने भी आयोग या समितियां बनी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल होगी, और यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ जो ईयर है उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।